हेलो दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अभी हमारे प्रोजेक्टाइल मोशन का 6 लेक्चर आ चुके हैं। ये 7वां लेक्चर है। एक लेक्चर और होगा बस, है ना। मैक्सिमम इतना ही खींचेंगे इसको, इससे ज़्यादा नहीं। तो देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना पढ़ लिया था हमने पढ़ लिया प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक पढ़ लिया। टाइम ऑफ फ्लाइंग कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं। उसके बाद में हमने ये टावर से फेंकने वाले सवाल कर लिए, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ लिया। अब आज की क्लास में एक वो पढ़ लिया था, इंक्लाइंड प्लेन पर प्रोजेक्टाइल मोशन। वो थोड़ा टॉपिक आपको ये मतलब मुश्किल लगा होगा, लेकिन उसको देखकर डरना नहीं है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, थोड़ी कैलकुलेशन है उसके अंदर, और एक बार पल्ले पड़ गया तो फिर कोई बिल्कुल मुश्किल वाली बात नहीं है। तो उसका थोड़ा है ना रिविजन का ध्यान रखना। उसके अंदर 3-4 बार रिविजन करोगे तब तक क्लैरिटी आ जाएगी। तो देखो, शुरू करते हैं आगे का टॉपिक। तो आज जो हमारे है वो है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या नाम है टॉपिक का? रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसे हेडिंग लगा लेना, रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब इसके अंदर रिलेटिव मोशन भी आएगी थोड़ी सी। तो आप चाहो तो पहले रिलेटिव मोशन का जो हमने पढ़ा था, जो 1D के अंदर रिलेटिव मोशन, उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, वरना है ना इसके अंदर काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती। और जिनको रिलेटिव का अच्छा खासा ज्ञान नहीं है, सापेक्ष गति का, उनके तो भैया देखो ये पल्ले नहीं पड़ने वाला है। बाकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, थोड़ा रफ्तार में भी करेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत स्लो चलेंगे तो ये टॉपिक देखो कभी पूरे ही नहीं होंगे। एक सवाल ही 1 घंटा का सकता है, और इतना समय ना तो एग्जामिनेशन में होता है हमारे पास, ना ही रियल लाइफ में। एक ही टॉपिक में हम बहुत सारा समय ख़राब कर सकते नहीं है। तो ध्यान से देखना। आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर का नाम है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन। और रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर क्या होता है कि जैसे हम एक पार्टिकल को फेंकेंगे, जैसे देख यहाँ से हमने एक पार्टिकल को फेंका, यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका u1 वेग से, और यहाँ से एक पार्टिकल को फेंका हमने u2 वेग से। ये एंगल है θ1 और ये एंगल है θ2। तो ये u1 पे फेंका, u2 पे फेंका, इसका ये कंपोनेंट होगा u2 cos θ2, और ये बड़ा कंपोनेंट होगा u2 sin θ2। इसके अलावा देख, ये होगा u1 cos θ1, और ये बड़ा कंपोनेंट होगा u1 sin θ1। दो कंपोनेंट इसके हो गए। अब ये a है, अब ये b है। अब देख, रिलेटिव के अंदर क्या होता है हमेशा कि हम एक पार्टिकल पे बैठ के दूसरे पार्टिकल को देखते हैं। तो एक पार्टिकल पे बैठ जा और दूसरे को देख। कौन से पे बैठे, कोई से भी बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बी पर बैठ जाते हैं। बी पर बैठकर हमने ए को देखा, बी पर बैठकर ए को देख रहे हैं, बी पर बैठकर ए को देख रहे हैं। तो देख, इसको कैसे लिखा जाएगा बता। तो सबसे पहले प्रारंभिक वेगों की चर्चा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा यू ए बी। बी पर बैठकर ए को देख रहे हैं, क्या इसको ऐसे लिखा जाता है? फिर क्या लिखा जाएगा? यू ए माइनस यू बी। तो बता, यू ए माइनस यू बी क्या होगा? अब यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं। वो दो चीज़ें क्या है कि एक्स डायरेक्शन का अलग है और वाई का अलग है। तो प्रारंभिक वेग में यहाँ रिलेटिव मोशन दो लगती, एक एक्स में अलग लगेगी, वाई में अलग लगेगी। दिमाग में बिठा लो आप अपने। हमने जो मोशन अंडर ग्रेविटी में जो पढ़ी थी रिलेटिव मोशन, या 1D में जो रिलेटिव मोशन पढ़ी थी, उस रिलेटिव मोशन में हमने क्या पढ़ा था कि केवल वहाँ पे थी आपकी 1D मोशन। तो 1D मोशन में इतना ज़्यादा इसके अंदर जोर आता नहीं। यहाँ पे क्या होगा, एक्स में अलग, वाई में अलग। तो रिलेटिव मोशन के कॉन्सेप्ट वही है जो पीछे पढ़े थे, लेकिन दो बार काम में लेने, एक्स में अलग लेना और वाई में अलग लेना है। ये अगर दिमाग में बैठ गया तो फिर कुछ भी नहीं इसके अंदर। एक्स में अलग लेना और वाई में अलग लेना। एक वो इसके अंदर एक मतलब न्यूमेरिकल कर लेना, वो कि एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंका जाता है, एक उसी समय एक पार्टिकल को ऊपर से छोड़ा जाता है। दोनों पार्टिकल कब और कहाँ मिलेंगे, दोनों पार्टिकल कब और कहाँ मिलेंगे, वो बड़ा सवाल एक बार कर लेना, ताकि इसके अंदर क्लैरिटी आ जाए। सेम ही है, मतलब वही कॉन्सेप्ट जो उसमें हमने पढ़ा था, वो यहाँ एक्स में लगाना है और वाई में लगाना है, दोनों में लगाना है। जो दोनों में जो लगा पाया उसके कोई दिक्कत आने वाली नहीं। तो देख ध्यान से क्या करें। अगर आप ध्यान से देखो तो एक्स में अलग लगाएंगे, वाई में अलग लगाएंगे। तो सबसे पहले देख एक्स डायरेक्शन में। तो बता, एक्स डायरेक्शन में क्या हो जाएगा? यहाँ लिख लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन में यहाँ थोड़ा कम दिखेगा इस तरफ। एक्स डायरेक्शन में देखो क्या हो रहा है। एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या यहाँ लिखा जाएगा यू ए बी एक्स। तो यू ए बी एक्स क्या होगा? यू ए एक्स माइनस यू बी एक्स। क्या वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। एक्स डायरेक्शन की बात हो रही है केवल। तो चाहे तो एक्स नहीं भी लिखे तो भी ऊपर लिख दिया हमने, काम चल जाएगा। तो देख, यू ए बी एक्स कितना होगा बता। यू ए बी एक्स हो जाना है यू ए एक्स कितना, देख u1 cos θ1, u1 cos θ1 माइनस यू बी एक्स कितना, देख ये रहा u2 cos θ2, u2 cos θ2। क्या पल्ले पड़ा? y डायरेक्शन में बता मुझे क्या होगा। y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा? y डायरेक्शन में हो जाएगा देख यू ए बी वाई। तो यू ए बी वाई कितना होगा? यू ए वाई माइनस यू बी वाई। तो देख यू ए वाई कितना हुआ? u1 cos θ2, u1 sin θ1,
u1 साइन थीटा 1, देख वो रहा हूँ u1 साइन थीटा 1, यहाँ u1 cos थीटा 1 या u1 साइन थीटा 1, यहाँ u2 cos थीटा 2 या u2 साइन थीटा 2। तो ये हो जाएगा u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2। ये हो गया देख u a b y। ये प्रारंभिक वेग x डायरेक्शन में है, ये y डायरेक्शन में b के सापेक्ष है ना। अब की बार ग्राउंड फ्रेम में नहीं ले रहे हैं, अब की बार b के फ्रेम में ले रहे हैं, b के सापेक्ष a की वेलोसिटी ले रहे हैं। अब देख क्या लिखा जाएगा इसको यहाँ तक जो बताया वो तो पहले पढ़ा। अब देख इसको ऐसे लिख सकते हैं हम। सबसे पहले x डायरेक्शन की चर्चा करते हैं। तो x डायरेक्शन में क्या होगा, देख x डायरेक्शन में लिखा जाएगा x बराबर u a b x t प्लस हाफ ऑफ a a b x इंटू टी स्क्वायर। देख कन्फ्यूज मत हो, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। x डायरेक्शन में त्वरण बता दोनों का ही कितना है, चाहे तो इस प्रोजेक्टाइल के लिए बात कर चाहे इसके लिए बात कर। x में कोई त्वरण नहीं है, कोई त्वरण नहीं तो जीरो है। तो एक के सापेक्ष दूसरे का त्वरण निकालेगा, कितना आएगा बता। u a b x क्या लिखा जाएगा, u a x माइनस u b x। x डायरेक्शन की बात हो रही, a का x के सापेक्ष a का त्वरण x डायरेक्शन में और b का त्वरण x डायरेक्शन में। क्या जीरो माइनस जीरो ये दोनों जीरो, तो a a b x कितना हो जाना है, a a b x हो जाना है जीरो। देख ये तो जीरो हुआ। क्या ये यहाँ तक अच्छे से पल्ले पड़ा। अब तू देख y का और निकाल ले, यहाँ पे लिख दे। देख तो यहाँ लिख देते हैं a a b x, या थोड़ा ऊपर लिख देते हैं इधर कहीं। a a b x तो कितना हो जाना है जीरो, और a a b y बता कितना y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में कितना त्वरण होगा बता दो। देख क्या लिखा जाएगा, a a b x y बराबर a a y माइनस a b y। तो बता कितना होता y डायरेक्शन में त्वरण। y डायरेक्शन में इसका भी त्वरण कितना, माइनस का g, और इसका भी त्वरण माइनस का g, तो माइनस माइनस प्लस g। क्या g से g कट गया, तो a b y कितना हो जाएगा, यहाँ पे जीरो हो जाना है। कितना हो जाना भैया, जीरो। a a b y हो जाएगा जीरो, और a a b x भी कितना जीरो। ये जीरो क्यों है, क्योंकि दोनों का ही जीरो x में। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना, हम ग्राउंड फ्रेम में नहीं कर रहे हैं, है ना। कहीं सोच रहे हैं साला क्या हो रहा है ये। हम ग्राउंड फ्रेम में कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। कौन से फ्रेम में कर रहे हैं, बी के फ्रेम में। बी पर बैठे और ए को देख रहे हैं, तो बी के सापेक्ष ए का त्वरण लेना है, बी के सापेक्ष ए का वेग लेना है। एक्स में अलग लेना और वाई में अलग लेना। बिल्कुल डरो मत, थोड़ा सा इसके अंदर क्या कैलकुलेशन लेंथ है, बाकी कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। मतलब बिल्कुल डरो मत इसको देख के। क्या ये जो अब तक बताया ये अच्छे से पल्ले पढ़ाना। अब देख आगे, वीडियो को पॉज करके चाहे तो इतना उतार ले, पहले वीडियो को पॉज करके लिख ले, चाहे तो 2 कॉलम बना ले ऐसे, एक्स का अलग बना ले और वाई का अलग बना ले, सारी चीज़ें लिख ले। देख इसके बाद आगे क्या होगा यहाँ तक जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ गया ना। अब देख x बराबर u a b x है। u a b x का मान बता कितना, u a b x का मान बता दे कितना, वो मान लिखा हुआ देख, u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 माइनस u2 cos थीटा 2 इंटू हो जाएगा t, और प्लस ये वाला पद हो जाएगा जीरो, ये पूरा पद। तो देख x की इक्वेशन तो क्या आई, x की इक्वेशन हमारे आ गई u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 इंटू टी। देख ध्यान से, ये वाले जो मैंने बताई अच्छे से पल्ले पड़ा नहीं। u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 इंटू टी, एक्स वाली इक्वेशन यहाँ लिख दी। अब y डायरेक्शन में चर्चा कर, वीडियो को पॉज करके उतार लेना, वीडियो को पॉज करके उतार ले। देख अब देख y डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, देख y डायरेक्शन में हो जाना है y बराबर u a b y इंटू टी प्लस हाफ ऑफ a a b y इंटू टी स्क्वायर। गति का दूसरा समीकरण लगा रहा हूँ मैं यहाँ। अब देख y बराबर u a b y बता, देख वहाँ देख, ये हो जाएगा u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2 इंटू हो जाएगा t, और प्लस ये हो जाएगा जीरो। क्या y डायरेक्शन में भी त्वरण जीरो है और x डायरेक्शन में भी त्वरण जीरो है, ये अभी भी बताया कैसे है। क्या पल्ले पड़ा अच्छे से, y में भी जीरो है, x में भी जीरो। तो देख y बराबर ये आया, इंटू टी हो गया, इसको यहाँ और लिख ले। तो y बराबर क्या आया, u1 साइन थीटा 1 माइनस वाई u2 साइन थीटा 2 इंटू वा देख टी। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। देखिए ध्यान से, इक्वेशन देख ले दोनों, ये इक्वेशन देख ले, पता पड़ जाएगा। और इसको उतार ले, 2 कॉलम बना ले अलग, एक्स का अलग बना ले, वाई का अलग बना रहे, ऊपर लिख देना। बी पर बैठ कर मैं ए को देख रहा हूँ। आ जाओ आगे, देखो इधर। क्या यहाँ तक जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ गया ना। तो ये वाई डायरेक्शन में होगी, ये एक्स में होगी। अब 2 इक्वेशन तेरे पास है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेगा। दोनों इक्वेशन तेरे पास, दोनों इक्वेशन देख, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी कैसे निकालेगा। क्या एक का मान उठा के दूसरे में रख दे, एक का मान उठा के दूसरे में। तो देख दूसरे में रख दे उठा के,
ये वाला साफ कर दूँ, देख इसको कॉपी में उतार लेना, वीडियो को पॉज करके देख आगे ध्यान से। क्या x की हमारी इक्वेशन है x बराबर u1 cos थीटा 1 u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 u2 cos थीटा 2 इंटू हो गया t, और y की जो इक्वेशन है वो है आपके u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 इंटू टी। टी का मान एक में से उठा के दूसरे में रख, तो देख y का तो जैसे रख ले u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, और टी की जगह देख ये रख दे उठा के तो इंटू टी। टी की जगह देख टी का मान निकाल, टी को तो इधर रख, ये पूरा इधर भाग में भेज दे। तो देख यहाँ क्या लिखा जाएगा x बटा u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा? तो देख ध्यान से देखेगा सब समझ आएगा। क्या यहाँ तक जो बताया पल्ले पड़ा? देख u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2, टी गुणा में था, टी को रिप्लेस कर दिया और ये उठा के रख दिया। अब बताइए इक्वेशन किसकी है? y बराबर देख इसको इसके नीचे लिख दे, यहाँ से मिटा के देख, इसके जस्ट नीचे लिख देता हूँ इसको u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2। देख ये तो पूरा कांस्टेंट है, वेग फिक्स है, प्रारंभिक वेग दोनों के, थीटा भी फिक्स है प्रारंभिक वाला, बाद में चेंज हो जाएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और बीच में x और गुणा में x आ रहा है। तो यहाँ तो आ रहा है देख x और यहाँ आ रहा है y, दोनों की देख घात एक एक है। अगर दोनों की घात एक एक है तो कैसा पात होता है? दोनों की घात अगर एक एक है तो पात कैसा होता है? फटाफट बता दे। क्या स्ट्रेट लाइन पात होता है? कैसा पात होता है भैया? स्ट्रेट लाइन पात। तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे को देखेगा तो प्रोजेक्टाइल कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन पात दिखेगा। कैसा दिखेगा? स्ट्रेट लाइन। क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा? ये बता समझ में आया या नहीं आया? या तोते उड़ गए? कईयों के तोते उड़ गए, मुझे ऐसा लग रहा है इसके अंदर। ये प्राण निकालने वाला टॉपिक नहीं है, ये प्राण बचाने वाला है। बहुत सवाल आ चुके हैं इसके, जेई में, एडवांस में, नीट में बहुत सवाल आते हैं इस टाइप के टॉपिकों के। नीट में तो हालांकि ये मुझे खास पता नहीं, एक बार चेक करूंगा मैं। जेई में तो आया हुआ है सवाल पहले, है ना, बाद में कराऊंगा इसका कोई सवाल। तो ये जो है स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, दोनों तरफ घात एक एक है। y बराबर क्या है? mx प्लस सी जैसी इक्वेशन आ रही। क्या स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। mx प्लस क्या होती है? c। c का मान इसमें 0 है। क्या m की जगह ये पूरा है? देख m की जगह ये पूरा है, x की जगह x, y की जगह y, c का मान 0। तो जब तू एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के, मतलब जो प्रोजेक्टाइल उसने फेंका उस पर तू बैठा है, दूसरा भी प्रोजेक्टाइल ज़मीन से फेंका, ज़मीन पे खड़ा आदमी क्या देखेगा? दोनों ऐसे जा रहे हैं। लेकिन जब तू एक पे बैठ के दूसरे को देखेगा तुझे कैसा लगेगा? वो सीधी लाइन पे जा रहा है। वो कैसे जा रहा है? हमेशा सीधी लाइन पे। अब बताओ लाइन कैसी होगी? सोच में ऐसे इस टाइप के कई सारे चित्र बना दो, ऐसे यहाँ बना दो। देख ये स्ट्रेट लाइन कैसे होगी बता इनमें से? ये पहली हो गई, ये दूसरी होगी, तीसरी, चौथी, पांचवी। इनमें से कौन सी स्ट्रेट लाइन नीचे वैसे निकलेगी आगे? तो ये डिपेंड करता है इनके मान पर। इसकी जो स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो सकती है? तो पहला पॉइंट तो क्या लिख लेना इसमें उतारने के बाद, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर दूसरे प्रोजेक्टाइल का पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन प्रतीत होता है, जबकि ग्राउंड से देखने पर दोनों का पाथ कैसा होता है? पानी डुलता हुआ पैराबोला या परवलयाकार होता है। कैसा होता है? परवलयाकार। लेकिन एक पे बैठ के जब दूसरे को देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा। पहला पॉइंट ये। दूसरा लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है। सोच स्ट्रेट लाइन का यहाँ पे क्या फर्क पड़ेगा? जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तब तो इसका जो ये मतलब देख हमने पढ़ा था, अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से कम है तब तो कैसा होगा? थीटा की वैल्यू अगर 90 डिग्री से कम है तब कैसा होगा? तब स्ट्रेट लाइन कैसी आएगी? तब स्ट्रेट लाइन आएगी इसके अंदर जब ढाल पॉजिटिव होगी तो ऐसी, इस टाइप की, देख ऐसी। और जब थीटा की वैल्यू 90 से ज़्यादा होगी तो स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसी। तो ये किस पे डिपेंड करेगा? m पर। तो सोच इनमें से जो बड़ा है, सोच ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ये छोटा है, तब तो पॉजिटिव। ये बड़ा हो गया तो नेगेटिव। तो स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, इस डिपेंड करता है इस पर। क्या मेरी बात समझ आई? इनके मान पे डिपेंड करता है, हम इसमें कुछ भी कर सकते हैं नहीं। वो डेटा देगा उसी के हिसाब से बताएंगे कि इसके अंदर किस टाइप की स्ट्रेट लाइन आएगी। तो ये अपने शब्दों में लिख लेना। दूसरा पॉइंट, 2 पॉइंट और लिखना है इसके नीचे। देख जो तीसरा पॉइंट है तो ऐसे लिख, वो ऐसा कहे कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठकर जब आप दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखो और दूसरे प्रोजेक्टाइल की जो स्ट्रेट लाइन है वो एकदम वर्टिकली अपवर्ड दिखाई दे, सीधी खड़ी दिखाई दे, एकदम वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसी स्ट्रेट लाइन उसको दिखाई दे। तो एक पे बैठा, बी पर बैठा, ए को देख रहा है,
और स्ट्रेट लाइन एकदम वर्टिकली अपवर्ड दिखाई दे, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, दिखाई दे तो इसके अंदर क्या होगा। तो वर्टिकली अपवर्ड दिखाई देने का मतलब है, एक चीज़ ऐसे समझो, एक प्रोजेक्टाइल पे आप बैठे हो, प्रोजेक्टाइल के अंदर क्या होता है, पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है और वाई वे में जा रहा है, एक्स और वाई दोनों में उसकी मोशन है। आप दूसरे पे बैठे हो, देख रहे हो, आपको दिख रहा है पार्टिकल सीधा ऊपर जा रहा है, तो आप जहाँ से उसको देख रहे हो सीधा ऊपर जाने का मतलब है कि एक्स में उसने कोई दूरी नहीं चली है नहीं, वरना ऐसा टेढ़ा कब चलता, जब वो सीधा ऊपर भी जाता सीधा इधर भी चलता। तो आपको स्ट्रेट लाइन कब दिखेगी, स्ट्रेट लाइन इस टाइप से टेढ़ी दिखेगी। स्ट्रेट लाइन टेढ़ी दिखने का क्या मतलब हुआ कि पार्टिकल एक्स में भी जा रहा है और वाई में भी जा रहा है, सीधा पार्टिकल ऊपर जा रहा है, मतलब एक्स में पार्टिकल ने कोई दूरी चली नहीं। जैसे मान ले एक्स में उसने 1 सेकेंड में 2 मीटर दूरी चली, तो 2 आप भी चल गए, तो एक्स में उसने कोई दूरी चली नहीं। जब एक्स में कोई दूरी नहीं चली, देख एक्स वाली इक्वेशन क्या थी, एक्स बराबर क्या था, देख u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 और इंटू था t, देख ये था कि नहीं था। तो देख एक्स वाली दूरी 0 हो गई, मतलब ये पूरा 0 हो गया है कि नहीं, t तो 0 हो नहीं सकता, तो u cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 और बराबर हो गया 0। तो देख क्या आया, u1 cos थीटा 1 माइनस सॉरी ये बराबर u2 cos थीटा 2, ये इक्वेशन हो जाएगी इसकी। तो जब भी एक पार्टिकल पे बैठ के जब दूसरा पार्टिकल एक प्रोजेक्टाइल बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखेगा और उसका पाथ वर्टिकली अपवर्ड दिखाई दे, तो क्या होगा, u1 cos थीटा 1 बराबर u2 cos थीटा 2। ये इसमें लिख लेना तीसरे पॉइंट पे। अब चौथा पॉइंट और लिखो, चौथे पॉइंट में आप लिखो कि एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के जब दूसरे को देखें और वो वर्टिकली डाउनवर्ड दिखाई दे, हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड दिखाई दे, इस टाइप से, मतलब हॉरिजॉन्टली दिखाई दे, एक पे बैठे हो और दूसरा आपको लग रहा है सीधा ऐसे जा रहा है, जमीन के बराबर बराबर चल रहा है। ऐसा तभी होगा जब वो वाई में कोई दूरी नहीं चले, मतलब ऊपर और नीचे वो कोई दूरी नहीं चलता है। वो जितना वाई में, मान ले पार्टिकल ऊपर भी जा रहा है, अगर प्रोजेक्टाइल में क्या होता है कि पार्टिकल पहले ऊपर जाता है और फिर नीचे आता है। तो देख तू यहाँ से यहाँ तक गया तो ऊपर गया, वो पार्टिकल भी ऊपर आया, है कि नहीं। दो प्रोजेक्टाइल एक साथ हो रही, तू बैठा बैठा ऊपर जा रहा है और वो पार्टिकल भी ऊपर जा रहा है, तो वो जब ऊपर जाएगा तो वाई में कुछ दूरी चलेगा। अब सोच, तू देख रहा है लेकिन पार्टिकल ऐसे जा रहा है, तो पार्टिकल ऐसे जाने का मतलब क्या हुआ, वाई में उसने कोई दूरी चली नहीं, वाई में दूरी नहीं चली। देख वाई का मान 0 कर दे, वाई वाले इक्वेशन में देख ध्यान से, वाई वाले इक्वेशन क्या थी, वाई बराबर u1 sin थीटा 1 माइनस u2 sin थीटा 2 इंटू क्या है t। अब देख एक्स वाई को तू 0 कर दे, वाई को 0 करते ये पूरा 0 हुआ, मतलब u1 sin थीटा 1 बराबर u2 sin थीटा 2 हो गया। तो u1 sin थीटा 1 बराबर u2 sin थीटा 2। देख ये पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, ये भी उतार ले, इस टाइप से डायरेक्ट न्यूमेरिकल हो जाएगा इससे, है ना। तो ये 3 पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट तो क्या हुआ, एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ के दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखने पर ऑलवेज उसका पाथ स्ट्रेट लाइन होगा। दूसरा पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसी भी हो सकती है, वो ढाल पे डिपेंड करेगा, स्लोप कैसी होगी। स्लोप नेगेटिव है तो स्ट्रेट लाइन ऐसी दिखेगी, ये पॉजिटिव है तब तो, और अगर नेगेटिव है तो इस टाइप की दिखाई देगी। क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। अब देख ये उतार ले सारा कुछ, है ना, वीडियो को रिवर्स कर करके उतारते जाना, तू वीडियो को रोक रोक के उतार लिया करो ये सारी चीज़ें, है ना, एक क्वालिटी बढ़ा लेना वीडियो की थोड़ी। अब देखो आगे आ जाओ, इसके बाद में जो है अब है हमारे इसके न्यूमेरिकल, 2-3 न्यूमेरिकल है। ये प्रोजेक्टाइल मोशन का लास्ट पोर्शन है, और ये जो है ना ये उसमें याद करो रिवर बोट प्रॉब्लम वगैरह जो था ना सेगमेंट, उसका भी हिस्सा है, तो उसमें थोड़ी चर्चा आगे करेंगे कभी हम। तो देख ध्यान से न्यूमेरिकल किस टाइप का इस पर बनता है। तो ध्यान से देख, कोई पार्टिकल है तेरे पास इस टाइप का, यहाँ से तूने उसको फेंका, ऐसे उसको फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, और ये है 37 डिग्री का एंगल, या तो 53 डिग्री ले ली, ये 53 डिग्री एंगल हो गया। इस तरफ से एक पार्टिकल को और फेंका, इसको भी फेंका 50 मीटर पर सेकंड से, रफ्तार सेम ले ली मैंने, लेकिन एंगल चेंज कर दिया 37 डिग्री। और जब फेंका उस समय दोनों के बीच की दूरी थी 100 मीटर। अब मैं सीधा सवाल तुझसे पूछूं, दोनों पार्टिकल कब और कहाँ टकराएंगे? कईयों के तो प्राण पखेर उड़ गए होंगे, देखते हैं साला क्या पूछा है ये, कोई सवाल करने लायक थोड़ी, ये बहुत मुश्किल है क्या सवाल? 1% भी मुश्किल नहीं, अभी मैं करूँगा तब देखना सब कुछ पल्ले पड़ेगा। तो एक प्रोजेक्टाइल पे बैठ जाओ, दूसरे को देखना है, एक्स में इक्वेशन अलग लगाओ और वाई में इक्वेशन अलग लगाओ, है ना, सब निकल आएगा। बिल्कुल घबराओ मत, डरना नहीं 1% भी। इसको तू ए मान ले, इसको तू बी मान ले, बता किस पर बैठे। क्या बी पर बैठ के ए को देखे, ए पर बैठ के बी को देखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जैसे हम बी पर बैठ जाते, चल बी पर बैठ कर ए को देखते, बी पर बैठ कर ए को देख रहे हैं, बी पर बैठ कर ए को देख रहे हैं, ये चीज़ तो लिख ले, इसके अंदर चित्र वगैरह बना ले। अब देख ध्यान से सोच, यहाँ इसका डायग्राम बना लेते हैं ये, ताकि काम में आता रहे हमारे।
यहाँ से हमने जब पार्टिकल को फेंका तब ये एंगल था 53 डिग्री और ये था 50 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये कितना होगा, क्या ये होगा 50 कोस 53, कोस 53 का मान 3/5, 5 ने 50 को 10 बार मारा तो 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड। ये 30 हुआ तो ये 40 होगा। कॉमन सेंस की बात है, प्रैक्टिस करते करते अब इतना तो सीख ही गए। 40 मीटर पर सेकेंड, 40 के सिवा 50 साइन 53। एक वो त्रिभुज बनाया था शुरुआत के लेक्चर में मैंने, है ना, वो त्रिभुज याद रखना आपको। तो इसमें देख 50 कोस 53 की साइन 53 की वैल्यू कितनी, 4/5, तो 40 आ जाना। अब देख यहाँ से जो हमने पार्टिकल को इस तरफ फेंका था उसकी रफ्तार भी थी 50, लेकिन उसका एंगल था 37 डिग्री। अब देखिए वही सवाल है, एक पार्टिकल को नीचे से ऊपर की तरफ फेंके, एक उसी समय ऊपर से गिराए, दोनों कब और कहाँ मिलेंगे, सेम ही रिलेटिव है दोनों की, बस इसमें 2 बार लगेगी, एक्स में अलग लगेगी, वाई में अलग लगेगी, बाकी नया यहाँ कुछ भी नहीं। तो डरने की तो कोई आवश्यकता नहीं है आपको। अब देख ध्यान से, 50 से फेंका तो इधर कितना होगा, 50 कोस 37, कोस 37 का मान होता है कितना, 4/5, तो ये हो जाएगी रफ्तार 40 मीटर पर सेकेंड और ये रफ्तार हो जाएगी आपके 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो जाएगा 50 साइन 37 होता है, साइन 37 का मान कितना हुआ, साइन 37 का मान हुआ 3/5 है ना, तो ये हुआ 30 मीटर पर सेकेंड। कितने रफ्तार आई, 30 मीटर पर सेकेंड। अब देख एक पर बैठा तू, तो पहले प्रारंभिक वेग निकाल। सबसे पहले काम करते हैं एक्स डायरेक्शन में चर्चा कर लेते हैं। तो बता एक्स डायरेक्शन के अंदर क्या होगा, इसको मिटा दूँ, देख तू चाहे तो इस चित्र को भी मिटा दे, वो बड़ा ही काम आएगा मेन तो, है ना, वो बड़ा चित्र देख लेना उधर। अब देख ध्यान से, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में, तो बता एक्स डायरेक्शन में क्या आएगा, एक्स डायरेक्शन में हो जाना है एक्स बराबर यू ए बी एक्स इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए बी एक्स इंटू टी स्क्वायर। ये पहले बता चुका हूँ मैं, पूरा पद ही 0 हो जाना है, हटा दे इसको, 0 हो गया। तो देख एक्स बराबर कितना हुआ, यू ए बी एक्स इंटू टी। अब हमें निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइंग। क्या निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइंग। तो सोच के देख, दोनों पार्टिकल अगर टकराने, सॉरी 1 मिनट, टाइम ऑफ फ्लाइंग नहीं निकालते, पहले हम निकालते हैं कि इसको ऐसे समझ तू, जब पार्टिकल को हमने नीचे से ऊपर की तरफ फेंका था और उसी समय एक पार्टिकल को गिराया था। तो याद कर, एक फॉर्मेट याद करने के लिए कहा था मैंने, एक फॉर्मेट याद कर लेना, वही चीज़ है ये दूरी जैसे मान लो 40 मीटर वगैरह जो भी हमने ली थी उस समय, जब इस पार्टिकल को गिराया और इस पार्टिकल को हमने ऊपर फेंका, तो दोनों के टकराने के लिए क्या जरूरी है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे ही है ना, वरना तो टकराएंगे कैसे। इसको यहाँ नीचे फेंका हमने, इसको तो ड्रॉप किया, फेंक भी सकते हैं, और इसको ऊपर की तरफ फेंका, तो दोनों कब और कहाँ टकराएंगे। तो इसके लिए याद करो, अगर दोनों को टकराना है और ये ए है और ये बी है और तू बी पर बैठा है, तो बी पर बैठेंगे, बी तो रेस्ट पर आ गया, बी तो रुक गया। अब जब बी रुक जाएगा तो क्या इसे टकराने के लिए ए को इसके पास आना पड़ेगा, तो ए को कितनी दूरी चलनी पड़ेगी, 40 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी, तब जाके इसे टकराएगा, क्योंकि बी तो रुका हुआ है। अब ग्राउंड फ्रेम में बात नहीं हो रही है, ग्राउंड फ्रेम में तो दोनों ही चल रहे हैं, ये ऊपर चल रहा है ये नीचे चल रहा है, लेकिन बी के फ्रेम में हम बी पर बैठे, बी पर बैठ कर ए को देख रहे हैं, तो बी अगर रुक गया एक जगह पे तो ए कब टकराएगा उससे, जब ए यहाँ पहुँच जाए, तो उस समय इसको 40 मीटर दूरी चलनी पड़ेगी, तब जाके इससे टकराएगा। तो देखिए यहाँ से अगर दोनों को टकराना है तो इस प्रोजेक्टाइल ए वाले को, क्योंकि बी तो चल ही नहीं रहा, बी पर तो बैठ गए, बी पर बैठ गए तो केवल ए चल रहा है, तो ए को क्या 100 मीटर दूरी, ये दूरी कितनी थी बता, 100 मीटर ली थी ना, तो क्या ए को 100 मीटर दूरी एक्स में चलनी पड़ेगी। तो देख एक्स का मान कितना हुआ, ध्यान से देख, तो यहाँ देख एक्स का मान तो हुआ 100 मीटर, बता 100 प्लस का हुआ कि माइनस का। देख ए इधर जा रहा है, बी तो रुका हुआ है, बी की रफ्तार तो कितनी होगी, 0, बी रेस्ट पर है, बी कहाँ पर है, रेस्ट पर है। अगर बी रेस्ट पर है तो ए को चलना है, तो ए इधर से इधर जाएगा, तो इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट, तो क्या इधर हुआ, तो देख 100 मीटर हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये तो हुआ 100 और बराबर यू ए बी एक्स कितना हुआ, देख यू ए बी एक्स कितना हो जाएगा, अलग से निकाल ले इसको, तो यू ए बी एक्स बराबर हो जाएगा यू ए एक्स माइनस यू ए बी एक्स। तो देख यू ए एक्स कितना हुआ, यू ए एक्स का मान है 30 और यू बी एक्स का मान कितना हुआ, माइनस का 40। माइनस का 40 क्यों लिया है, देख डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों को हो जाएगी 70 जोड़ के, कितने हो जाएंगे 40 और 30 70, और ये हो जाना मीटर पर सेकेंड। तो देख एक्स की वैल्यू तो आई 100, इसकी वैल्यू कितनी हुई 70 इंटू हो गया टी, तो देख टी का मान कितना आया 10/7 सेकेंड। कितने टाइम पे दोनों पार्टिकल टकरा जाएंगे, 10/7 सेकेंड के ऊपर दोनों पार्टिकल टकरा जाएंगे। तू चाहे तो ये डेटा थोड़ा और अच्छा ले सकता है, जिससे ना थोड़ा टाइम की वैल्यू ये मतलब पूर्णांक में आ जाएगी ना, बाकी यही आना है। क्या पता पड़ा ही कैसे आया, बिल्कुल डरो मत 1% भी, कंसेप्ट 100% क्लियर कराऊंगा, भले ही मुश्किल है ये, और ये बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन है कुछ भी नहीं। एक्स में रिलेटिव अलग लगाओ, वाई में रिलेटिव अलग लगाओ, क्या जो मैंने बताया अच्छे से समझ गए। अब देख आगे क्या समझे इससे, अगर तू ध्यान से देखे तो टाइम तो मिल गया हमें,
अब जब टाइम मिल गया तो वाई डायरेक्शन में इक्वेशन लगा, तो देख इतने टाइम पे दोनों पार्टिकल टकरा जाएंगे, ये टाइम तो मिल गया हमें। अब जब ये टकराएंगे तो कहाँ टकराएंगे ये बताना है हमें। तो सोच 10/7 सेकेंड में एक्स में ये कितनी दूरी चल गया, तो वापस लगा एक्स में इक्वेशन, ए के लिए लगा ले चाहे बी के लिए लगा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक्स बराबर दे कितना हो जाएगा, एक्स बराबर हो जाएगा UAT प्लस हाफ ऑफ AXT²। अब की बार ग्राउंड फ्रेम में लगा रहा हूँ मैं, अब की बार वो बैठने वाला मामला वापस भूल जाओ, ग्राउंड फ्रेम में। अब देख ग्राउंड फ्रेम में मैं क्यों ले पा रहा हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं, एक पर बैठ कर तो दूसरे को देख, चाहे ग्राउंड से ऑब्जर्व कर, टाइम ऑफ इवेंट हमेशा दोनों डायरेक्शन दोनों प्रकार के फ्रेम में सेम रहेगा। तो टाइम डिपेंड करता नहीं, तो देख ग्राउंड फ्रेम में ले ले, तो देख टाइम उतना ही रफ्तार तेरे पास है। क्या एक्स का मान, अब की बार ग्राउंड फ्रेम में ले रहा हूँ, ध्यान दे, तो एक्स का मान निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कहाँ टकराएंगे। मान ले दोनों प्रोजेक्टाइल यहाँ टकरा जाते हैं, ये तो इधर से ऐसे आया और ये इधर से ऐसे आया, यहाँ दोनों टकरा गए, यहाँ दोनों टकराए तो एक्स कोमा वाई हो गया। तो उस समय निकाल ये कितनी दूरी चला एक्स में और ये वाई में कितनी दूरी चला, दोनों दूरियाँ निकाल सकता है। तो देख एक्स बराबर UA का मान बता दे, UA का मान देख एक्स में कितना 30 है केवल ग्राउंड फ्रेम में, इनटू टाइम कितना हुआ 10/7 और प्लस ये 0, एक्स डायरेक्शन में कोई त्वरण होता नहीं, तो एक्स बराबर कितना हुआ 300/7 मीटर। एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, देख कौन सा कोऑर्डिनेट आ गया एक्स। अब देख वाई वाला कोऑर्डिनेट निकाल ले, है ना, वीडियो को पॉज करके उतार ले, ये इधर वाला उतार ले, टाइम वगैरह पर ये पूरा मामला उतार ले। देख तू चाहता ये दूरी ये वाली है ना इक्वेशन, वाई में भी लगा सकता है, उसमें भी कोई मनाही नहीं। अब देख वाई कैसे निकालेगा, क्या वाई बराबर हो जाना है UYT प्लस हाफ ऑफ AYT²। तो देख ध्यान से वाई बराबर UY का मान बता, UY का मान हुआ कितना 40, इंटू देख टाइम कितना हुआ 10/7 माइनस 1/2, इसका मान हुआ 10। देख ये वाई डायरेक्शन में तुम्हारा -G होता है, मतलब कितना हो गया -10, इंटू देख टाइम कितना हुआ वही 10/7, तो स्क्वायर करेगा तो 100/49 आ जाएगा। क्या जो मैंने बताया पहले पढ़ा, तो वाई बराबर देख ये तो हुआ 400/7 और माइनस ये हुआ आपके 1000/490, है ना, 490 तो नहीं हुआ, सॉरी 98 हो गया, देख 98 हो गया ना गुण 50, तो 98 100/98 मीटर वाई का मान। अरे इसको घटा लेगा ना अब तो देख एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया, वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। अब तुझे ये पता पड़ गया कि एक्स में कितना और वाई में कितना चलेगा, मतलब कौन से कोऑर्डिनेट पे दोनों टकराएंगे और कौन से टाइम पे दोनों टकराएंगे। अब सोच मैं ऐसा पूछ लूँ कि जब ये दोनों टकराए उस समय बताओ ज़मीन से इनकी हाइट कितनी, तो कैसे निकालोगे आप बताओ। मैं ऐसा पूछ लूँ कि जब ये दोनों टकराएं तो ज़मीन से हाइट कितनी, तो ज़मीन से हाइट वाई हो जाएगी, देख ये दूरी हो जाएगी वाई। तो यही टाइम का मान लेके उसके लिए भी कैलकुलेशन कर सकता है। तो दोनों कब टकराएंगे, कहाँ टकराएंगे, सब जानकारी मिल गई। अब तुझे जो मन में आ रहा है वो सब निकाल ले। अब मैं कहूँ जब ये दोनों टकराए तब बता दोनों की रफ्तार कितनी थी, तो दोनों की रफ्तार का तू यहाँ पे पता कैसे लगाएगा कि टाइम का मान तो यही ले लेना, एक्स में अलग लगा ले, वाई में अलग लगा ले, वे के लिए इक्वेशन VY बराबर UY माइनस GT, वाई में तो वो लग गई और एक्स में कौन सी VX बराबर UX है। तो जब टकराएगा तो एक्स में रफ्तार कितनी होगी, एक्स में रफ्तार तो 30 ही होगी। तो चाहे तो इसके लिए अलग से जो भी काम किया ना वो इसके लिए भी कर सकता है, बस मूल बिंदु यहाँ मान लेना। फिर मूल बिंदु यहाँ मानेगा तो दोनों आंसर माइनस में आएंगे एक्स और वाई के, है ना। अब देख कहानी खत्म होगी कंप्लीट, ये खत्म है देख मामला। ये देख न्यूमेरिकल करा दिया, रिलेटिव मोशन का सबसे मुश्किल न्यूमेरिकल होता है, बच्चों को बहुत डर लगता है, कुछ भी नहीं इसके अंदर। देख ध्यान से क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। आ जाओ आगे, वीडियो को पॉज करके उतार लो। देख बढ़िया बढ़िया 2 सवाल और कराता हूँ, तब तक 100% क्लियरिटी आ जाएगी। बिल्कुल डरो मत, एक समय खराब नहीं करना है भैया, है ना। थोड़ा सा समय निकाल के, मैं जानता हूँ त्यौहार है तो इसके अंदर बच्चों की रुचि थोड़ी कम हो जाती है, फिर भी आपको है ना थोड़ा सा सीरियस रहना, थोड़ा वो समय निकालना है ताकि है ना आपको क्लियरिटी आए और आपका समय खराब नहीं, है ना। हम भी माथापोड़ी कर रहे हैं, संस्था की तरफ से भी ये कहा गया कि आप ऑनलाइन क्लास चलाओ और बीच में छुट्टियों में भी क्लास नहीं लगाई, है ना। 7-8 दिन की छुट्टियां हो रही है, तो 11वीं के बच्चों के लिए 7-8 दिन की छुट्टियां है ना ये, क्योंकि आप तो घर पर ही रहते हो, हॉस्टल के बच्चे तो नहीं, हॉस्टल के बच्चे तो गाँव जाते हैं, तो उनको गाँव जाने की आवश्यकता पड़ती है, आपको थोड़ी आवश्यकता कोई पड़ती। तो आप आराम से पढ़ो, रोज़ का 1 घंटा तो निकालो पढ़ने के लिए। आ जाओ आगे चलते हैं। देखो अब एक सवाल इसका और है जो बहुत ही शानदार है। वो सवाल क्या है, जब वो किसी टावर से किसी चीज़ को फेंके। अब जैसे यहाँ पे ये कोई टावर है, ऐसे देखना इसको, ये कोई टावर है, इस टावर से इसने इसको फेंका पार्टिकल को ऊपर की तरफ। एक इससे 40 मीटर दूर एक और टावर है, कितनी दूर है 40 मीटर आगे, और यहाँ पर एक बड़ा टावर ऐसा समझ ले तो,
और इस टावर की ऊंचाई है 70 मीटर। कितनी ऊंचाई है? 70 मीटर। और ये जो पार्टिकल है इसको इसने इस तरफ फेंका सीधा 10 मीटर पर सेकेंड से, और इसको फेंका इसने मान ले 20 मीटर पर सेकेंड से। और ये जो एंगल है वो है आपका 53 डिग्री। कितना एंगल? 53 डिग्री है। अब इसने इसको सीधा इस तरफ फेंका, तो बताओ दोनों कब टकराएंगे और कहाँ टकराएंगे? इसकी तो ऊंचाई ले ले, कितने लेगा? 30 मीटर ले ले सर, ताकि ये 40 है तो ये 40 हो जाए, तो ये 45 डिग्री वगैरह एंगल बन जाए। आगे बताऊंगा क्या कहना चाह रहा हूँ। ये 40, ये 70, ये 30, यहाँ से फेंका, दोनों कब और कहाँ टकराएंगे? तो ये तो ए है और ये क्या है? बी। एक पर बैठ कर दूसरे को देख ले तो देख, बी पर बैठ जा, बी पर बैठ जाए, बी पर बैठ जाओ और ए को देखो। बी पर बैठ के देख, ए को देखेगा तो पहले इनकी रफ्तार वगैरह निकाल ले। तो जब तू बी पर बैठेगा तो बी वाला पार्टिकल तो रुक गया, रेस्ट पर है, कोई रफ्तार नहीं। जब ये रेस्ट पर है तो इसकी रफ्तार दे कितनी हुई? इधर 20 है, तो इधर तो हुआ 20 cos 53। 20 cos 53 कितना हुआ? 20 cos 53 हुआ 20 इंटू 3/5। 3/5 हुआ तो देख कितना। एक काम कर, 50 ले लेना, इसको 50 ही ले ले तू। ये 50 है तो ये 50 cos 53 कितना हुआ? तो देख 50 cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू ये हो जाएगा देख कितना, 3/5, तो 30 हो जाएगी, और इधर हो जाएगी 40। ये बिगली रफ्तार है ना। अब देखना ध्यान से, इसकी रफ्तार तो इधर कितनी? 30, और इसकी रफ्तार इधर कितनी? 40। अब देख तो इसके ऊपर बैठा है तो इसकी रफ्तार 30 थोड़ी होगी, क्योंकि ये पार्टिकल इधर भी चलता है। इसकी रफ्तार इसमें या तो जुड़ेगी या घटेगी। तो एक्स डायरेक्शन में देख लेते, देख यू ए बी एक्स कितना होगा? यू ए एक्स माइनस यू बी एक्स। बता कितना हुआ? यू एक्स का मान 30 और यू बी एक्स का मान माइनस का 10, क्योंकि देख रफ्तार उल्टी है, तो कितनी होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो जब तू बी पर बैठकर ए को देखेगा तो इसकी रफ्तार इस तरफ कितनी होगी? 40, और इसकी रफ्तार इधर कितनी होगी? 40। तो देख दोनों कंपोनेंट अगर बराबर है तो सोच ये एंगल कितना हुआ? ये एंगल हुआ 45 डिग्री। मतलब नेट रफ्तार इसकी इस डायरेक्शन में होगी। अब हमें तो वही कंसेप्ट लगा ना जो हमने सीखा है। ये दूरी बता कितनी है? क्या ये दूरी 40 मीटर है? और ये दूरी बता कितनी दूरी? ये दूरी भी 40 मीटर है। अब सोच, ये तो रुका हुआ है और ये चल रहा है। अब जब ये रुका हुआ है तो इसको अगर उससे जाके टकराना है तो इसको एक्स में कितनी दूरी चलनी पड़ेगी? वाई में भी 40 चलनी पड़ेगी और एक्स में भी 40 चलनी पड़ेगी। तो केवल एक्स डायरेक्शन की बात कर ले, तो बता एक्स बराबर कितना? बी के फ्रेम में ले रहे हैं अभी, तो ये हो जाएगा यू ए बी एक्स टी प्लस हाफ ऑफ ए बी एक्स इंटू टी स्क्वायर। क्या ये वाला पद तो जीरो हो जाना है? एक्स डायरेक्शन में ना तो इसका त्वरण है ना ही इसका त्वरण है, दोनों का जीरो, तो रिलेटिव त्वरण भी जीरो ही आना है। तो x बराबर यू ए बी एक्स बता दे कितना? यू ए बी एक्स देख 40 इंटू टाइम हो जाएगा t, और x का मान भी कितना? 40। अभी 40 प्लस का होगा माइनस का? प्लस का, क्योंकि ये इधर जा रहा है तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो अगर ये इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 40 से 40 कट गया तो t का मान आया 1 सेकेंड। मतलब ये वाला जो पार्टिकल है वो इसे कितने टाइम में टकरा जाएगा? 1 सेकेंड के अंदर टकरा जाएगा। अब कोऑर्डिनेट निकालना है, कोऑर्डिनेट निकाल ले। देख वही कहानी है जो वापस अभी पिछले न्यूमेरिकल में करी थी। अब ग्राउंड फ्रेम ले ले केवल, है ना, इसको भूल जा, आजा ग्राउंड फ्रेम के अंदर। तो ग्राउंड फ्रेम में क्या हो जाएगा? देख ग्राउंड फ्रेम में ये टॉपिक बहुत भयंकर, मतलब मुश्किल तो नहीं लग रहा है? ये बहुत मुश्किल लग रहा है कि सर हमारे तोते उड़ गए। थोड़ी सी देखो माता पची तो है इसमें, लेकिन देख के डरो मत। जो इस टॉपिक में अपना कॉन्फिडेंस खो देगा ना वो तो देखो कभी सीख ही नहीं पाएगा। हमने सीखा है ना, मुझे तो कैसा है सवाल लाके दे दे, कैसा है सवाल लाके दे दे, मैं सोल्व कर दूंगा उसको। हाँ समय ज़रूर लग सकता है कि मुझे कॉन्सेप्ट आता है। क्या जो मैंने बताया पल्ले पड़ा? तो आप भी ऐसा कर सकते हो, इसके अंदर कोई ये असंभव बात नहीं। तो देखे डरो मत इसको, है कि नहीं? ये मुझे अभी सामने बच्चे नहीं बैठे, वरना उनके चेहरे देख के मुझे लग जाता है उनको ये समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब आपके चेहरे तो मैं देख नहीं सकता, मुझे कैसे पता पड़ेगा? और मैं देखना भी नहीं चाहता हूँ आपके चेहरे, है ना। मजाक कर रहा हूँ, आप सीरियसली लेना, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। लेकिन अब देखो ग्राउंड फ्रेम में, देखो ग्राउंड फ्रेम में क्या हो जाएगा? क्या ग्राउंड फ्रेम के अंदर क्या पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाना है? तो बता एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा उसका? एक्स बराबर हो जाएगा यू ए इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए एक्स इंटू टी स्क्वायर। टाइम हमें पता है, टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता नहीं, तो ये पद जीरो हो गया। तो एक्स बराबर यू ए का मान बता दे, यू ए का मान बता दे, रफ्तार में दे कितना 30 इंटू टी का मान बता दे 1 सेकेंड, तो एक्स बराबर 30 मीटर। मतलब जब ये एक्स में 30 मीटर चलेगा तो दोनों टकरा जाएंगे। वाई भी निकाल ले, तो वाई बराबर यू बी इंटू टी प्लस हाफ ऑफ ए
बी इंटू टी स्क्वायर। ग्राउंड फ्रेम में बात हो रही है अब की बार, तो वाई बराबर यू बी का मान बता दे। यू बी का मान कितना हो जाएगा बता। यू बी का मान यहाँ पे हो जाएगा देख 40 इंटू टाइम का मान 1 सेकेंड माइनस 1/2, जी का मान 10 इंटू ए का स्क्वायर ए के, तो कितना 5 हुआ क्या। तो वाई का मान आया 35 मीटर। मतलब कहाँ दोनों टकराएंगे, कोऑर्डिनेट क्या होंगे 30,35 पर, 30,35 पर। क्या जो बताया अच्छे से पल्ले पड़ा, आया कि नहीं आया समझ। तो ये कहानी है इसकी रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन की। अब आपने थंबनेल में पढ़ा होगा कि इजराइल का जो आयरन डोम होता है वो कैसे काम करता है, वो इसी पैटर्न पे काम करता है। सोच के देखा भी बताऊंगा थोड़ा सा, 2 मिनट उसकी चर्चा करेंगे रफ्तार में। यहाँ तक तो पल्ले पढ़ा ना। इसका देख एक तरीका और हो सकता है। एक तरीका और क्या हो सकता है कि जैसे ये तो देखो मैं ना कोई मेरा तरीका आपके ऊपर इम्पोज नहीं करूँगा, मुझे जो समझ में आता है वो मैं तरीका लगा रहा हूँ। डेटा मैंने इस टाइप का लिया, ये क्या डेटा है ना, ज़्यादातर टाइम ये इस टाइप का डेटा ईजी पड़ता है थोड़ा, इससे कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है ना। बहुत टीचर यूज़ करते हैं इस डेटा को, ऐसा नहीं कि मैं यूज़ कर रहा हूँ कोई। ये डेटा जो है ना, ये डेटा ये 37 डिग्री वाला, 53 डिग्री वाला, इससे क्या कैलकुलेशन फटाफट हो जाती है। रफ्तार में कैलकुलेशन होती है, तो ये क्लास का समय बचता है, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। मेन चीज़ तो यही है। अब यहाँ पे देखना एक चीज़, मैं कहूँ कि ये देख ये 30 था और ये 30 है, लेकिन जब इसके ऊपर हम बैठ गए थे तो बैठने के बाद देख कुछ ऐसा हुआ था। जब हम इस पार्टिकल पे बैठ गए थे तो ये तो रेस्ट पर आ गया था, तो इस पे जो यहाँ लाइन खींचने पर ये रफ्तार 40 थी, ये भी 40 थी। ग्राउंड फ्रेम में तो 30 है, लेकिन ये 10 से इधर आ रहा था, तो जुड़ के 40 हो गई। दो चीज़ें विपरीत चलती है, रफ्तार जुड़ जाती है, याद करो। तो ये 40 हो गई ना, तो देख ये घटक भी 40 और ये घटक भी 40 हो वेग का। वी वेक्टर बराबर 40 आई कैप प्लस 40 जे कैप। तो बता टेन एल्फा का मान कितना आएगा। क्या टेन एल्फा का मान 40/40 1 हो गया, तो एल्फा का मान आ गया 45 डिग्री। मतलब ये एंगल 45 डिग्री का है। ये एंगल कितना है 45 डिग्री का। तो अगर ये एंगल 45 डिग्री का है तो इसकी एक्स में और वाई में रफ्तार सेम होनी चाहिए। ये तो समझ आती है जो चीज़ मैंने बताई, या यहाँ पर भी ये मतलब ये तोते उड़ गए क्या। यहाँ पर तो जो बताया अच्छे से पल्ले पढ़ाना। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और निकल के आता है। वो कंसेप्ट ये कहता है कि अगर रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एक पार्टिकल दूसरे से तभी टकराएगा जब दोनों की रिलेटिव रफ्तार, रिलेटिव नेट रफ्तार, मतलब एक पे बैठ जा, दूसरे की रफ्तार लिख ले, एक्स की अलग लिख ले और वाई की अलग लिख ले, फिर एक्स और वाई का तू नेट निकाल, वी वेक्टर। वो जो नेट वेक्टर होता है वी वेक्टर, वो सीधा दूसरे वाले की तरफ होना चाहिए, तभी वो पहला पार्टिकल दूसरे से जाके टकराएगा, वरना वो कभी टकराएगा नहीं। क्या जो मैंने बताया अच्छे से पल्ले पड़ा। तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक कंसेप्ट ये भी हो सकता है नया कि अगर किसी पार्टिकल को किसी दूसरे पार्टिकल से टकराना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि एक के सापेक्ष दूसरे की रिलेटिव रफ्तार सीधी दूसरे की तरफ होनी चाहिए। ये कंसेप्ट है इसका। एक कंसेप्ट इसका और हो सकता है। अब आप कहोगे सर अगर और हो सकता है तो इसको सोल्व कैसे करें। तो देख सोल्व करने का तरीका तेरे दिमाग में आ जाएगा। ध्यान से देख, ध्यान से समझो, पल्ले पड़ जाएगा। ध्यान से देखो, समझ आ रहा है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसको ध्यान से देखो चित्र को, और इसको कैसे सोल्व करोगे आप। टाइम वही 1 सेकेंड ही आना है। देख टाइम 1 सेकेंड कैसे आएगा। देख टाइम जो है वो 1 सेकेंड कैसे आएगा। ध्यान से देखो, इसमें टाइम जो है वो 1 सेकेंड कैसे आएगा भैया। देख इसकी रफ्तार 40 है और ये पूरी 70 थी। कितनी थी 70। तो इस ये दूरी कितनी बची। देख 30 है, ये 30 है तो ये 40 है, तो ये बची तो 40 ही। तो इसको 40 की रफ्तार से 40 मीटर दूरी चलनी है वाई डायरेक्शन में। तो टाइम 1 सेकेंड हो गया। टाइम बराबर क्या होता है दूरी बटा वेग, या विस्थापन बटा वेग होता है। तो 1 सेकेंड आ गया। इसे भी निकाल ले। ये दूरी 40 थी, 40 की रफ्तार से चलना है, तो 40/40 वही देखिए 1 सेकेंड। सीधा आंसर, कोई माथा फोड़ी नहीं। मतलब वेग बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर दूरी बटा समय। एक तरीका और है, तो सोच ये रफ्तार ले ले वी का मान कितना होगा बता 40√2। 2 सदिश अगर 90 डिग्री पे हो तो उनका नेट क्या होता है 40√2। ये एंगल हो गया 45 डिग्री है। 45 डिग्री पे होगा 40√2 ही होगा। देख इसको दूरी कितनी चल रही है, ये दूरी बता कितनी, ये दूरी बता दे कितनी। ये 40 और ये वाली दूरी भी 40, तो 40 मीटर 40 मीटर। बता ये दूरी कितनी हुई पूरी। ये तो हुआ 40√2 मीटर पर सेकेंड, और ये दूरी कितनी हुई बता 40√2 मीटर। देख वेग बराबर दूरी बटा समय, समय कितना आया 40√2/40√2 कट गए, तो टी बराबर 1 सेकेंड। तू कैसे निकाल ले। लेकिन जो मैंने जो तरीका इन तीनों न्यूमेरिकलों में काम में लिया
वो थोड़ा मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आपको क्या अच्छा लगता है वो आप पे डिपेंड करता है। मैं मेरा कोई भी तरीका पे इम्पोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन रिलेटिव मोशन अब ये क्या है, अब इसको कई फिजिक्स के स्टूडेंट, जो बायो वाले स्टूडेंट है, वो जब देखेंगे ना इसको, जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको लगेगा यार पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। तो देखो IIT में, नीट में इसी टाइप की भैया चीज़ें आती, ये मैंने नहीं बनाई और मेरा इस पर कुछ भी नहीं, तो मुझे गालियाँ मत देना। इसको जैसे मैंने पढ़ाया है वैसे पढ़ो, 2-3 बार 4 बार रिवीजन करो। एक रिलेटिव मोशन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो पहले क्या करो, आप पहले रिलेटिव मोशन जाके पढ़ो, जो मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ाया हो उस टॉपिक को क्लियर कर दो। उसको क्लियर करने के बाद यहाँ दोबारा आओ, एक्स में अलग लगाओ और वाई में अलग लगाओ। एक्स वाई को अगर आप अलग अलग देखना सीख गए ना प्रोजेक्टाइल मोशन में, कुछ ही नहीं, मैं कहता हूँ एक लाइन लिख लो प्रोजेक्टाइल मोशन के ऊपर कि मुझे प्रोजेक्टाइल मोशन को एक्स में अलग पढ़ना है और वाई में अलग पढ़ना है। दोनों के लिए मुझे अलग अलग इक्वेशन लगानी है। इक्वेशन कौन सी है, गति के समीकरण है, क्योंकि तुम्हारा कांस्टेंट है, गति के समीकरण में लगा सकता हूँ। एकदम 100% क्लैरिटी। रिलेटिव प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म, प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे कंसेप्ट खत्म। अब बचे हैं केवल न्यूमेरिकल, जो अगले लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले थोड़ा सा बता देता हूँ आयरन डोम वाला। सोच, अभी इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है आपस में। हमास ने भी आपको पता हो तो मिसाइल दागी थी। इजराइल का आयरन डोम यहाँ लगा हुआ, इंडिया के पास भी यही कि इजराइल से खरीदा था। तो जब ये आयरन डोम है ना, उस हथियार का नाम है आयरन डोम। आयरन डोम, क्या मेरी बात समझ गए ना? अब यहाँ पे जो है, ये देख मिसाइल ऐसे आ रही है उसके सामने से, इस टाइप से मान ले सीधी चल रही मिसाइल, सीधी चल के फिर गिरेगी आगे जाकर। अब जब मिसाइल ऐसे चलेगी तो ये क्या करेगा, अपने रडार से इसको पहले ये डिटेक्ट करेगा और इसका कंप्यूटर ये पता कर लेगा उसकी रफ्तार कितनी है। इस टाइप का सिस्टम होता है पूरा, इसके अंदर वो लगा होता है रडार, इसकी रफ्तार वगैरह बता देगा, ज़मीन से ऊंचाई। फिर ये तय करेगा कि मुझे किस कोण पर, ये जैसे 53 पे फेंकना है 50 मीटर पर सेकेंड से, किस कोण पर मुझे किस रफ्तार से फेंकना है कि ये इससे जाके टकरा जाए और इसको नष्ट कर दे। ये कंप्यूटर वो कैलकुलेशन कर लेता है। लेकिन अब की बार हमारे ने क्या दिमाग लगाया, 5000 रॉकेट एक साथ दागे। तो जब 5000 रॉकेट एक साथ दागे तो ये बड़ा इतनी तेज़ी से कैलकुलेशन नहीं कर पाया। जब ये कैलकुलेशन नहीं हुई तो भैया आयरन डोम फेल हो गया। यहाँ पे काफ़ी रॉकेट तो ध्वस्त कर दिए, लेकिन कईयों की एक साथ इतनी कैलकुलेशन प्रोसेस कर पाया, कंप्यूटर को ही हैंग कर दिया साले को। कंप्यूटर हैंग करके फिर अब तो देखो इजराइल है वो टूट पड़ा है इसके ऊपर, है ना, कह रहा है मिटा दूंगा, लेकिन इसे दिमाग अच्छा लग गया, उसको हैक कर लिया। तो आपको ये ढंग से पढ़ना है। आज के लेक्चर में इतना ही बहुत है, थोड़ा लेक्चर बड़ा होगा ये, तो सारे नोट्स उतार लो। दीपावली के बाद में बाकी चर्चाएं क्लास में भी करेंगे बहुत सारी, है ना। वीडियो को देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।